नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप पहले की तरह स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, हम उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा री एग्जाम में यार जो दोबारा एग्जाम होने वाला है उसी परीक्षा को लेकर के मैं आपके साथ जुड़ा हूं। बीच में 2-3 दिन का गैप हुआ है, मुझे कहीं बहुत इमरजेंसी काम से जाना पड़ गया था, उसके लिए मैं बहुत माफी चाहूंगा आप लोगों से। तो शुरू करते हैं आज की क्लास पुलिस परीक्षा पर अंतिम प्रहार के साथ में। हम यहाँ पर आज यूपी जी के पढ़ने वाले हैं और ये बहुत स्पेशल होने वाला है आज यूपी जी के। आपके एग्जाम में ये मान के चलिए 100% क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना यहाँ से रहेगी। तो आप यहाँ पर देख लेते हैं यूपी जी के का आज पहला क्वेश्चन, सिराजे हिंद क्या लिखा है दोस्तों। सिराज पहला क्वेश्चन क्या है आज, सिराजे हिंद किस नगर को कहा जाता है। ठीक है, सिराजे हिंद किस नगर को कहा जाता है। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी जौनपुर और ऑप्शन डी कानपुर लिखा है। तो अगर हम बात करते हैं तो सिराजे हिंद की अगर हम बात करें तो किस शहर को या किस नगर को कहा जाता है, तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन सी। आंसर क्या हो जाएगा, सिराजे हिंद जौनपुर को कहा जाता है। अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ को नवाबों का शहर के नाम से जाना जाता है। किसके, नवाबों का नगर या नवाबों का शहर। ठीक है भाई, किसे कहा जाता है, लखनऊ को कहा जाता है, नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। अगर हम बात करें जौनपुर शहर या जौनपुर नगर का निर्माण किसने किया था, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, किसका निर्माण किसने किया है। तो इसका निर्माण किया है फिरोज शाह तुगलक ने। किसने किया है, फिरोज शाह तुगलक ने बेटा इसका निर्माण किया है। किसका किया है, जौनपुर शहर का निर्माण किया है। और फिरोज शाह तुगलक ने किस और शहर का निर्माण किया है, फिरोजाबाद का। किसका, एक और शहर का या नगर का निर्माण किया है, फिरोजाबाद का। निर्माण भी किसने किया है, किसने बनवाया था, इसकी स्थापना किसने की है, संस्थापक कौन रहे हैं, वो रहे हैं फिरोज शाह तुगलक। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, अगर ये जौनपुर शहर है तो कुछ जौनपुर शहर के बारे में कई बार इमारतें पूछ ली जाती हैं। जैसे यहां पर जामा मस्जिद, जौनपुर की जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया है। ठीक, जौनपुर की जामा मस्जिद बहुत इंपॉर्टेंट है। अटाला मस्जिद, जौनपुर की अटाला मस्जिद। एक और इंपॉर्टेंट है झंझरी मस्जिद। झंझरी मस्जिद, ये जो मस्जिद है एग्जाम में कई बार पूछी गई है कि इनका निर्माण किसने किया है। क्लियर, अगर मैं बात करूं जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया है, तो जामा मस्जिद का निर्माण जो है इब्राहिम शाह सरकी ने किया है, सॉरी हुसैन शाह सरकी ने किया है। जामा मस्जिद का हुसैन शाह सरकी ने किया है जामा मस्जिद का निर्माण। कहां पर, जौनपुर में। अगर मैं बात करूं अटाला मस्जिद और झंझरी मस्जिद की, तो इसका निर्माण इब्राहिम शाह सरकी ने किया है। इब्राहिम शाह सरकी ने किया है। क्लियर, तो अटाला मस्जिद और झंझरी मस्जिद बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहां पर है अटाला मस्जिद, जौनपुर में। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश के किस शहर या किस नगर में स्थित है, तो जिले में है तो वो जौनपुर में है। अटाला मस्जिद किसने बनवाई है, इब्राहिम शाह सरकी ने। जामा मस्जिद किसने बनवाई है, वो हुसैन शाह सरकी ने बनवाई है। जौनपुर शहर का निर्माण किसने किया है, फिरोज शाह तुगलक ने किया है। और इसने एक और शहर का निर्माण किया है, फिरोजाबाद नगर इन्होंने बसाया था। सिराजे हिंद की संज्ञा किस नगर को दी जाती है उत्तर प्रदेश के, तो वो है कौन सा, जौनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्ल महाजनपद उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश है। मल्ल महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। अगर मैं बात करूं महाजनपद की, तो दोस्तों उत्तर भारत में क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, इसका आंसर तो बहुत लोगों को पता होगा। उत्तर भारत में हमें 16 महाजनपदों का विवरण मिलता है। कितने, 16 महाजनपदों का विवरण मिलता है। क्लियर, इन 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद अपने उत्तर प्रदेश में है। कहां है, अपने उत्तर प्रदेश में है।
तो कई बार इनकी राजधानी पूछ ली जाती है, कई बार इनका नाम पूछ लिया जाता है। पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित था या अवस्थित था। क्लियर। या जो मल्ल महाजनपद, जैसे यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, मल्ल महाजनपद उत्तर प्रदेश के वर्तमान में किस जनपद में अवस्थित है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो 16 महाजनपद थे, उन 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद कहां है, अपने उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। क्लियर। तो वो कौन कौन से महाजनपद है अपने उत्तर प्रदेश में, उनको एक एक करके देख लेते हैं। कुरु नंबर 1, काशी, ये कहां था आप जानते, बनारस, वाराणसी, कौशल। क्लियर। नेक्स्ट मल्ल, पांचाल। ठीक है भाई। नेक्स्ट पांचाल के बाद आएगा सूरसेन। ठीक है। और यहीं पर देख लेते हैं वत्स, और नेक्स्ट चेदी। ये जो 8 महाजनपद थे, हो गए होंगे 8 महाजनपद, 8 महाजनपद हो गए, कुरु, काशी, कौशल, मल्ल, वत्स, चेदी, पांचाल और सूरसेन। ये 8 के 8 महाजनपद हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित या अवस्थित थे। अब यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कुरु की राजधानी क्या है, काशी की राजधानी क्या है, कौशल की राजधानी क्या है, वत्स की राजधानी, मल्ल की, चेदी की, पांचाल की, सूरसेन की। कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। 16 के 16 महाजनपदों से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, और एक क्वेश्चन यहां से उम्मीद करता हूं यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। लेकिन हमारा एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा एग्जैक्ट क्वेश्चन है मल्ल महाजनपद उत्तर प्रदेश के वर्तमान में किस जनपद में है। तो उसका आंसर होगा ए, कुशीनगर। आंसर क्या है, कुशीनगर। इसका आंसर क्या होने वाला है बेटा, डियर स्टूडेंट, क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला कुशीनगर। हमने इसकी एक्स्ट्रा जो नॉलेज है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, वो यहां पर देगी। टोटल महाजनपद 16, कितने हैं, 8 उत्तर प्रदेश में है, कौन कौन से, वो यहां पर लिखे। आपका काम यह है कि इसकी जितनी भी राजधानियां, कुरु की, काशी की, कौशल की, मल्ल की, सूरसेन की, चेदी की, वत्स की, ये आपको लर्न करनी है, याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पर लिखा है 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सर्वाधिक बड़ा केंद्र था। इस क्वेश्चन का मीनिंग यह है कि 1857 की जो क्रांति हुई या स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, क्लियर, इस स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जगह जगह पर क्रांति हुई या आंदोलन हुआ, तो वो सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था जहां पर सबसे अधिक क्रांति हुई है, सबसे बड़ा। ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी बरेली, ऑप्शन सी बलिया और ऑप्शन डी कानपुर। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है या हमारा आंसर कौन सा होने वाला है जो स्वतंत्रता आंदोलन 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु रहा है। अगर हम बात करें मेरठ से, तो मेरठ से तो इसकी शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को। तब 10 मई 1857 को इस आंदोलन की क्या हुई, शुरुआत हुई, और मेरठ छावनी से हुई थी। कहां से हुई थी, मेरठ छावनी से हुई थी। क्लियर। बरेली, बलिया या कानपुर, तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन डी कानपुर। अगर 1857 के आंदोलन की अगर हम बात करें, क्रांति की बात करें, स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें, तो सर्वाधिक बड़ा केंद्र कौन सा था, सबसे बड़ा केंद्र कानपुर था। अब यहां पर कानपुर में किसने इसका नेतृत्व किया, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन किन स्थानों पर 1857 में किस किस व्यक्ति ने उसका क्या किया है, नेतृत्व किया है। तो बरेली में खान बहादुर की बात करते हैं, किसने किया, खान बहादुर ने 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। अगर हम बात करें कानपुर की, तो कानपुर में जो नेतृत्व किया था, नेतृत्वकर्ता कौन थे, नेतृत्वकर्ता कौन थे, वो थे हमारे नाना साहब। कौन थे भाई, नाना साहब। क्लियर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भातखंडे संगीत संस्थान उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है। गुरु जी देख लीजिएगा जरा इसको, भातखंडे संगीत संस्थान कहां स्थित है। ऑप्शन है प्रयागराज, ऑप्शन है लखनऊ, ऑप्शन डी बनारस और ऑप्शन सी बनारस और ऑप्शन डी आगरा। तो यहां पर लिखा है भातखंडे संगीत संस्थान। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं कि भातखंडे संगीत संस्थान से क्या ऐसे क्वेश्चन आएगा, क्या और कुछ इंफॉर्मेशन इसके बारे में हो सकती है, तो उसको भी हम यहां पर देखने का प्रयास करेंगे। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, इसकी भातखंडे संगीत संस्थान की, तो बेटा इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। कब हुई है, 1984 में। इसके संस्थापक कौन रहे हैं, यानी इसकी स्थापना किसने की है, वो देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना पंडित
विष्णु नारायण भातखंडे ने की है। किसने की है? पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने इसकी स्थापना की है, नहीं है? वो इस भातखंडे संगीत संस्थान के संस्थापक रहे हैं। क्लियर? अगर मैं बात करूं इस भातखंडे संगीत संस्थान की जब स्थापना हुई तो क्या इसी रूप में हुई थी, भातखंडे संगीत संस्थान के रूप में? जी नहीं, मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तान म्यूजिक के रूप में हुई थी। किस रूप में हुई थी? भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना 1926 है। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1926 में हुई थी। ये एग्जैक्ट कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा, 1926 में। 1926 में जब इसकी स्थापना हुई तो मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तान म्यूजिक के रूप में हुई थी। हिंदुस्तान म्यूजिक के रूप में हुई थी। किस रूप में हुई थी? मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तान म्यूजिक के रूप में भातखंडे संगीत। ये पूछा जा सकता है कि भातखंडे संगीत संस्थान का पूर्व नाम क्या था? तो क्या था पूर्व नाम जिस रूप में इसकी स्थापना हुई? मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तान म्यूजिक के रूप में। लेकिन ये जो भातखंडे संगीत संस्थान है इसका नाम 1960 में रखा गया। तो क्या रखा गया? इस पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के नाम पर रखा गया। क्लियर? तो 1960 में इसका नाम पड़ा है भातखंडे संगीत संस्थान। और ये कहां पर है स्थित? ये लखनऊ में है। कहां पर है? लखनऊ में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लखनऊ में हमारा भातखंडे संगीत संस्थान स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है? उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सर्वाधिक मेलों का आयोजन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेलों से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं एक एक्स्ट्रा एक वीडियो भी लेकर के आऊंगा, एक शॉर्ट क्लास लेकर के आऊंगा मेलों से संबंधित। यूपी जीके की हमने क्लास शुरू की है कि जिसमें हमारी शॉर्ट 10 मिनट वाली क्लास है और उसमें हम आपका एक एक टॉपिक क्लियर करके चल रहे हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है। क्लियर? तो यहां पर हमारा क्वेश्चन है बेटा, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सर्वाधिक मेलों का आयोजन होता है? कानपुर में। तो बेटा कानपुर में मकनपुर मेले का आयोजन होता है। कौन सा? मकनपुर मेला। कौन सा मेला? मकनपुर मेला। अगर मैं बात करता हूं तो आगरा में कौन सा? आगरा में बटेश्वर मेला लगता है बेटा। कौन सा बेटा मेला लगता है? बटेश्वर मेला लगता है। और ये बेटा बटेश्वर मेला पशु मेला है। कैसा मेला है डियर स्टूडेंट? पशु मेला है। अगर मैं बात करता हूं लखनऊ में तो लखनऊ में नौचंडी मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? नौचंडी मेला लगता है। नौचंडी मेला। क्लियर? तो ये बसंत का मेला है, बसंत के महीने में ये मेला का आयोजन होता है, नौचंडी मेला लगता है। कौन सा मेला? नौचंडी मेला का आयोजन कहाँ होता है? कहाँ लगता है? लखनऊ में होता है। क्लियर? अब बात करते हैं, हमारा ऑप्शन बचा है ऑप्शन बी, तो इसका आंसर होने वाला है, आपको पता चल चुका है, ऑप्शन बी। मथुरा उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में सर्वाधिक मेले का आयोजन होता है। क्या? सर्वाधिक मेलों का आयोजन। लगभग 80 से अधिक मेलों का आयोजन होता है। कहां पर? लगभग 82 के समथिंग है। 80 से अधिक मेलों का आयोजन कहां होता है? मथुरा में होता है। और ये एक वर्ष के दौरान होता है। क्लियर? एक वर्ष के दौरान सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले में सर्वाधिक मेलों का आयोजन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब यहां पर कौन कौन से मेले लगते हैं? देवछठ। कौन सा? जैसे कंस मेला है ना, कंस मेला, देवछठ मेला, बहुत सारे मेले हैं। ठीक है, देवछठ मेला, बहुत सारे ऐसे मेले हैं। अगर क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, ठीक है, और क्या पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम मेलों का आयोजन होता है? तो सबसे कम मेलों का आयोजन, सबसे कम मेलों का आयोजन कहां होता है? पीलीभीत में होता है। कहां होता है बेटा? पीलीभीत में। पीलीभीत में सबसे कम मेले का आयोजन होता है। क्लियर? तो एक तो क्वेश्चन ये, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सर्वाधिक मेलों का आयोजन होता है? वो है आपका मथुरा। सबसे कम मेलों का आयोजन कहां होता है? पीलीभीत में होता है। इस तरीके से हमारे कई क्वेश्चन यहां पर तैयार हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, नटवरी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? आपके एग्जाम में लोक नृत्य से भी क्वेश्चन आ सकता है। कहां से क्वेश्चन आ सकता है?
लोक नृत्य से क्वेश्चन आ सकता है। नटवरी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का नृत्य है? पूर्वांचल का, रोहिलखंड का, ब्रज का या अवध का? क्लियर। तो सबसे पहले देख लेते हैं नटवरी नृत्य। ये नटवरी नृत्य अहीरों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? अहीरों द्वारा किया जाता है। क्लियर। ये नृत्य उत्तर प्रदेश के किस किस क्षेत्र में होता है वो भी हम आपको बताएंगे। क्लियर। तो सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं, पूर्वांचल। आंसर क्या है? पूर्वांचल। आंसर क्या होने वाला है इसका? पूर्वांचल। पूर्वांचल में नटवरी नृत्य का आयोजन होता है या नटवरी नृत्य किया जाता है। ठीक है भाई। अगर मैं बात करता हूं ब्रज क्षेत्र में चरकुला नृत्य होता है। कौन सा? चरकुला नृत्य का आयोजन बेटा कहां होता है? ब्रज क्षेत्र में होता है चरकुला नृत्य। अगर मैं बात करूं अवध में तो कालाबाजी नृत्य, कालाबाजी नृत्य ये उत्तर प्रदेश के कुछ लोक नृत्य हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ लोक नृत्य हैं। नटवरी नृत्य अहीरों द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश के कहां होता है? पूर्वांचल में होता है, पूर्वांचली क्षेत्र में होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है उत्तर भारत का पहला महिला उद्यमी पार्क कहां है? तो पार्क से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश का उत्तर भारत का पहला महिला उद्यमी पार्क, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेटर नोएडा जो है उत्तर भारत का पहला उद्यमी पार्क है, महिला उद्यमी पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, एकदम फैक्ट है। क्लियर। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? 108 है, 103 है, 100 है या 102 है? क्लियर। देखेंगे यहां पर तो आपको पता है कि हमारे यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। सबसे पहली बात तो यही पता होना चाहिए आपको। विधानसभा सीट कितनी है? कितनी है भाई? 403 + 1, कुल मिलाकर के 404। ठीक है भाई, ये तो विधानसभा की बात होगी। अगर हम विधान परिषद की बात करें तो हमारा जो उत्तर प्रदेश का विधानमंडल है, उत्तर प्रदेश का विधानमंडल है, विधानमंडल है तो वो द्विसदनात्मक है। कैसा है बेटा? हमारा जो विधानमंडल है उत्तर प्रदेश का वो द्विसदनात्मक है। उसमें क्या क्या है? एक तो है विधानसभा, और दूसरा है विधान परिषद। जैसे केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा है, जैसे हमारी संसद द्विसदनात्मक प्रणाली हमने ली है, संसद की अडॉप्ट की है। ठीक है। वैसे ही हमारा जो है विधानमंडल राज्य का या अपने राज्य का विधानमंडल वो द्विसदनात्मक है। एक है विधानसभा जो अस्थायी सदन है और दूसरा है विधान परिषद जो कि स्थायी सदन है। ये अस्थायी सदन और ये अस्थायी सदन और ये स्थायी सदन। तो अगर हम बात करते हैं तो इसमें 404 है सीट और इसमें 100 है। कितनी है? उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? 100। आंसर क्या होने वाला है? 100। क्लियर। हमारे विधान परिषद ऐसा ही है जैसा कि हमारा संसद है द्विसदनात्मक, ऐसा ही हमारा उत्तर प्रदेश का विधानमंडल है वो भी द्विसदनात्मक है। विधानसभा और विधान परिषद में डिवाइड है। ये अस्थायी सदन है और ये स्थायी सदन है। क्लियर। इसके सदस्य जो चुने जाते हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 6 वर्ष के बाद वो जो है क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। क्लियर। प्रति 2 वर्ष के बाद ये होता रहता है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जिनका विधानमंडल, भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जिनका विधानमंडल द्विसदनात्मक है, तो कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से ऐसा कौन? उत्तर प्रदेश नहीं देगा वो। अगर यूपी जी के या उत्तर प्रदेश का कोई एग्जाम दे रहे हैं कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा राज्य है जिसका विधानमंडल द्विसदनात्मक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारे कितने राज्य हैं जिनमें विधान परिषद और विधानसभा दोनों है। तो नंबर 1 तो अपना यूपी, नंबर 2 पर है बिहार, नंबर 3 पर आप कर सकते हैं आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश, एपी। 4 कर सकते हैं टीएन, तेलंगाना, इसी का एक भाग है। जैसे यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है। 5वां हमारा है महाराष्ट्र, एमएचएच कर देता हूं, एमएच महाराष्ट्र।
और छठा है हमारा कौन सा, KR कर्नाटका। कौन सा, KR कर्नाटका। तो यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, ये तमिलनाडु नहीं है, तेलंगाना है, इसको TL कर देते हैं, नहीं तो तमिलनाडु समझ लेंगे कुछ बच्चे। TL, TL, ठीक है, और ये है MHH महाराष्ट्र, MH महाराष्ट्र और कर्नाटका। इन राज्यों में हमारा द्विसदनात्मक विधानमंडल है, यानी ये जो है विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद वाले राज्य हैं। तो ऐसा 7वां राज्य कौन सा था जिसमें विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद दोनों थी? वो क्या था, जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन अब क्या बन गया है, वो क्या बन गया है, दो यूटीज में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। इसका आंसर क्या है, 100 है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बजहर नामक त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? बजहर बहुत इंपॉर्टेंट है। बजहर नामक त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? पहरिया, बैगा, थारू या सहरिया? इसका आंसर होने वाला फैक्चुअल है थारू। क्या आंसर, थारू। थारू जनजाति जो है बजहर नामक त्योहार मनाती है। क्लियर। अगर हम बात करें इस जनजाति की थारू, तो ये थारू जनजाति जो है दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है दीपावली को शोक के रूप में मनाने वाली, दीपावली को शोक के रूप में मनाने वाली जनजाति कौन सी है? तो वो है बेटा थारू जनजाति। कौन सी जनजाति है? थारू जनजाति है। कौन सी है? थारू जनजाति है। और ये उत्तर प्रदेश के किस किस जिलों में निवास करती है वो हम यहां पर इसको देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के किस किस जिलों में? गोरखपुर, महाराजगंज, बहराइच, ठीक है, लगभग इन जिलों में जो है जनजाति निवास करती है। क्लियर है भाई। यहां पर इसके साथ एक जिला और आ सकता है, लखीमपुर खीरी और आ सकता है, सॉरी कौन सा, लखीमपुर खीरी। यहां पर एक फैक्ट ये भी बनता है कि जो लखीमपुर खीरी है ये हमारे उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। तो थारू जनजाति यहां पर निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, रिहंद घाटी परियोजना किस जिले में स्थित है? ये भदोई है। क्या है ये? भदोई। भदोई, सोनभद्र, ललितपुर या मिर्जापुर? यहां पर लिखा है रिहंद घाटी परियोजना किस जिले में स्थित है? भदोई में, सोनभद्र में, ललितपुर में या मिर्जापुर में? तो इसका आंसर है सोनभद्र। कौन, कहां पर है? सोनभद्र में। क्लियर। कौन सा? सोनभद्र में है। अगर मैं बात करूं रिहंद घाटी परियोजना की तो ये रिहंद नदी पर है। रिहंद नदी पर है। अगर मैं बात करूं इसका दूसरा नाम क्या है तो बेटा इसका दूसरा नाम है गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना। क्लियर है? गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना या गोविंद वल्लभ पंत बांध भी इसको कहा जाता है। रिहंद नदी पर है, सोनभद्र में। अब इस प्रोजेक्ट से, इस परियोजना से कौन कौन से जिले लाभान्वित हो रहे हैं तो वो हम यहां पर देख लेते हैं। क्लियर। यहां पर हम देख लेते हैं कौन कौन से जिले इससे लाभान्वित हैं। लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं वो यहां पर देख लेते हैं। मिर्जापुर, वाराणसी और प्रयागराज और सोनभद्र तो वही है। तो ये जिले इससे लाभान्वित हो रहे हैं, इसका लाभ ले रहे हैं इस प्रोजेक्ट का। तो क्या है आंसर? सोनभद्र। अगर मैं बात करूं सोनभद्र की तो बेटा ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है, सोनभद्र की बात कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश का बेटा एकमात्र ऐसा जिला है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। किसके साथ? सर्वाधिक। किस किस की? एमपी के साथ इसकी सीमा लगती है। क्लियर। दूसरी बात, इसकी सीमा छत्तीसगढ़ के साथ लगती है, इसकी सीमा झारखंड के साथ लगती है और इसकी सीमा बिहार के साथ लगती है। किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ इसकी सीमा लग रही है, छत्तीसगढ़ के साथ लग रही है, झारखंड के साथ इसकी सीमा लग रही है। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता है,
तो वो है सोनभद्र। कौन सा? सोनभद्र। और सोनभद्र ही हमारा सबसे दक्षिणतम जिला भी है। क्लियर? नेक्स्ट आंसर क्या है? सोनभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? यानी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर सिस्टम या नहर प्रणाली कौन सी है? आगरा नहर, शारदा नहर, गंडक नहर या ऊपरी गंगा नहर? एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर है शारदा नहर। आंसर क्या है? शारदा नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली शारदा नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है बेटा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यानी उत्तर प्रदेश का जितना क्षेत्रफल है उसमें सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी का विस्तार है या कौन सी मिट्टी वहां पर पाई जाती है? दो ऑप्शन है, दोमट मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लवणीय मिट्टी और ऑप्शन डी जलीय मिट्टी। अगर मैं बात करता हूं भू बनावट के आधार पर, इसके आधार पर, भू बनावट के आधार पर उत्तर प्रदेश की मिट्टियों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तराई एवं भाबर क्षेत्र की मिट्टी, भाबर क्षेत्र की मिट्टी। दूसरी मध्य मैदानी भाग की मिट्टी। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, मध्य मैदानी भाग की मिट्टी। तीसरा है दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी पठारी क्षेत्र की मिट्टी, पठारी क्षेत्र की मिट्टी। ये तो बता ही देंगे, इसका आंसर तो बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन यहां पर एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में अगर सबसे अधिक मिट्टी पाई जाती है तो मध्य मैदानी भाग की मिट्टी पाई जाती है। इसको हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? खादर, खादर, बांगर, लवणीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी। इसी में काली मिट्टी भी आती है, क्षारीय मिट्टी के अंतर्गत आती है, काली मिट्टी भी इसी के अंतर्गत आती है। अब खादर मिट्टी को बेटे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी की संज्ञा इसको दी जाती है। इसी को हम कांप या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी को कांप या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। अब बांगर को हम क्या कहते हैं? बांगर को देख लेते हैं बेटा। बांगर को हम जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। इसी को हम नेक्स्ट दोमट मिट्टी कहते हैं, दोमट या उपरिहार मिट्टी भी कहते हैं, उपरिहार मिट्टी भी इसको कहा जाता है। क्लियर? अब यहां पर हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक, क्योंकि ये दो प्रकार के खादर बांगर, खादर को नवीन जलोढ़ मिट्टी की संज्ञा दी जाती है। क्लियर? कांप या कछारी मिट्टी भी इसको कहा जाता है। बांगर को हम पुरानी जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं, इसको दोमट या उपरिहार मिट्टी भी कहा जाता है। तो अलग अलग नाम से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहे। अब बात करते हैं यहाँ पर काली मिट्टी की। तो बेटा काली मिट्टी की अगर हम बात करें तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, रेगुर या करेल मिट्टी की संज्ञा भी दी जाती है। कौन सी मिट्टी की संज्ञा दी जाती है? करेल मिट्टी की संज्ञा दी जाती है। रेगुर और करेल मिट्टी की संज्ञा दी जाती है। अगर मैं बात करूं, इसे कपास की खेती के लिए बड़ा उपयुक्त माना जाता है। किसकी खेती के लिए? कपास। तो इसको काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली कपासी मिट्टी। क्लियर? नेक्स्ट अगर बात करते हैं, यहां पर देख लेते हैं दक्षिण पठारी क्षेत्र में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पड़वा मिट्टी। ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में पाई जाती है पड़वा मिट्टी, पड़वा मिट्टी, माड़ मिट्टी। क्लियर? माड़ और है, ठीक है, तो पड़वा, माड़, राकड़ मिट्टी एक और है, राकड़, राकड़ मिट्टी। तो ये कहां कहां पाई जाती है? दक्षिण पठारी क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। जिलों की अवस्थिति के आधार पर भी इसको हम बताएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि जिलों की आधार पर, अवस्थिति के आधार पर इसका कहां कहां ये पाई जाती है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी
जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है? बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये पूछा गया है और एग्जाम में आपके पूछे जाने की संभावना है कि उत्तर प्रदेश को कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ऑप्शन डी है, ऑप्शन 20 भागों में इसको बांटा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद कहां है? प्रयागराज में। कहां पर है? सॉरी, उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद है लखनऊ में। कहां पर? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, लखनऊ में है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, या उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है या विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 8। तो इसका आंसर होने वाला है 9। उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु में डिवाइड किया गया? 9 में डिवाइड किया गया है। क्लियर। अब यहां पर हम अपने क्वेश्चन समाप्त करते हैं, लेकिन यहीं से हम एक शॉर्ट टॉपिक लेकर के मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। ये वीडियो, ये लेक्चर, ये क्लास, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ प्राप्त कर सके। ये एकदम सटीक क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, एकदम सटीक क्वेश्चन। तो यहां पर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या सस्पेंस मैंने इस क्लास के लास्ट में रखा आपके लिए, ये देखिएगा। ये है पक्षी विहार की मैं कुछ लिस्ट लेकर के आया हूं। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से जिले में कौन सा पक्षी विहार स्थित है। क्लियर है? आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो पक्षी विहार की बात हम कर लेते हैं यहां पर। तो बेटा कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नवाबगंज पक्षी विहार कहां स्थित है? कौन सा? नवाबगंज पक्षी विहार कहां है? तो नवाबगंज पक्षी विहार की बात करते हैं तो वो उन्नाव में है। बेटा इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना 1984 में की गई थी, और ये सबसे पुराना पक्षी विहार है। सबसे पहला उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार कौन सा है? नवाबगंज पक्षी विहार। कौन सा? नवाबगंज पक्षी विहार है। कौन सा? नवाबगंज। मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार कौन सा है। तो बेटा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार है। अब आप कह रहे हैं जी शहीद चंद्रशेखर आजाद भी लिखा है, तो शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार नाम इसका बेटा 2015 में रखा गया। इसी नवाबगंज पक्षी विहार का नाम 2015 में क्या रखा गया? चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार रखा गया। कब रखा गया? और ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार। नेक्स्ट, समस्तपुर पक्षी विहार कहां है? रायबरेली में है। लाख बहोसी पक्षी विहार कहां है? कन्नौज में। बेटा लाख बहोसी पक्षी विहार की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं लाख बहोसी पक्षी विहार की बात करूं तो बेटा ये कन्नौज में है। कहां पर है? ये कन्नौज में है। कहां पर है? कन्नौज में है। ठीक, तो ये सबसे बड़ा पक्षी विहार है। सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है बेटा? लाख बहोसी पक्षी विहार है, कन्नौज में है। और कन्नौज को हम इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इत्र नगरी, बड़ा फेमस है। क्लियर। देखते हैं ओखला पक्षी विहार। कौन सा? ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में है। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है। सांडी पक्षी विहार हरदोई में। कहां पर है? सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ में, बड़ा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ में है। कहां पर है? प्रतापगढ़ में। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूं यहां से आप बहुत सारी चीजें समझे होंगे। क्लियर। एक और है सुरहाताल पक्षी विहार, एक और लिख सकते हैं सुरहाताल पक्षी विहार। इसका दूसरा नाम है जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार कहां है ये? क्लियर। ये हमारे बलिया में है। बलिया में है। ठीक है भाई, कहां है? बलिया में है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। ये क्लास मैं बहुत ही सटीक तरीके से आपके लिए तैयार करके ला रहा हूं। बहुत मेहनत लगती है इस चीज को लेकर। क्लियर। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि हमारी क्लासेस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।